सो गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर आर्मी। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पाए का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बड़ी ही प्रैक्टिकल बात बोली गई है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों को लाइफ में बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने वाली है। बोला यह गया कि कई बार कई सारे लोग जो है एफर्ट लगाते रहते हैं और अपने अंदर क्रेज भी रखते हैं कि हाँ हमको ये जो काम करना है, पर लेकिन उस काम को करने के पीछे कोई पर्पज नहीं होता है, बस ऐसे ही किए जा रहे हैं और या फिर कोई डायरेक्शन नहीं है। तो ये बिल्कुल आप लोगों को कहीं भी ले जाकर नहीं छोड़ेगा। यानी कहने का मतलब ये, अगर आज की डेट में आप लोग एक गाड़ी को लेकर चलते हैं अपने घर से और आप लोगों को यही नहीं पता है कि डेस्टिनेशन पर जाना कहाँ है, बस सड़कों पर घूमकर चक्कर काटकर आ गए, ठीक है, या फिर आप लोगों को सही डायरेक्शन नहीं पता है, पता नहीं कहाँ के कहाँ पहुंच गए, गाड़ी निकाल के क्यों चले, बस घूमना था, कोई पर्पज नहीं था, ठीक है। तो इस तरीके से तो इंसान जो है क्या करेगा इस टाइम पर, बस अपना टाइम वेस्ट करके आएगा, अपने पैसे वेस्ट कर आएगा और फिर घर पर आकर पड़ जाएगा, फिर वो उसी माहौल में चला जाएगा जिसमें वो पहले था। तो अगर आप लोग आज की डेट में कोई भी काम कर रहे हैं, उसके पीछे सबसे पहले पर्पस ढूंढो और पर्पस ढूंढने के पीछे डायरेक्शन ढूंढो। अगर ये दोनों चीजें आप लोगों को मिल जाती है तो फिर ये दो चीजें बहुत ज्यादा रोल प्ले करेंगी। पर लेकिन अगर ये दो चीजें आप लोगों के पास में नहीं है, पर्पस और डायरेक्शन, तो फिर जो भी आप लोग एफर्ट रहेंगे या फिर जो भी आप लोग क्रेज रहेगा उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि आप लोग एक सही डेस्टिनेशन में पहुंच ही नहीं रहे हो, ना डायरेक्शन है ना पर्पस है। तो ये चीजें अगर साथ में मिल जाए तो फिर जिंदगी जीने में मजा आ जाए। इसलिए कोशिश ये करो कि कोई भी काम कर रहे हो उसके पीछे पर्पस रखो, बिना पर्पस के बिना डायरेक्शन के कोई भी काम आप लोग न करो। काफी इंपोर्टेंट ये डिस्कशन रहने वाला है, टकटकी लगाकर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले एक बार नजर डाल लेते हैं कि आज हम लोगों को बेसिकली कौन कौन सा जो टॉपिक है वो डिस्कस करना है। तो एक ओवरव्यू आप लोगों के सामने होगा। सबसे पहले ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, खासकर अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ से देखें तो इंपॉर्टेंट है ये, वैसे पर्सनल लाइफ में भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर उन बच्चों के लिए जिसके लिए आज की डेट में घर से ही जिनको पढ़ाई करनी पड़ रही है, यानी कि स्कूल वगैरह नहीं खुल रहे हैं। तो उसके लिए गाइडलाइन इशू की गई है। तो किसके द्वारा ये गाइडलाइन इशू की गई, जिसमें पेरेंट्स जो है यानी कि माता पिता पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी कि हेल्प कर सकते हैं अपने जो बच्चों के लिए। तो उसके लिए यहाँ पर गाइडलाइन है। तो किसके द्वारा इशू की गई समझेंगे। नेक्स्ट ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर एक मिनिस्ट्री का नाम आप लोगों को बताना है, यानी कि कौन सा मंत्रालय है जिसके द्वारा हमारी कंट्री में जो भी लोग काम कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए एक प्रॉपर ड्राफ्ट लाया गया कि कंपनसेशन उनको देना चाहिए। तो उनके लिए क्या क्या कंपनसेशन होना चाहिए, जिनको अभी फिलहाल जैसे नहीं कोई जॉब कर रहा है कहीं पर, तो कुछ ना कुछ जैसे कि दिक्कत हो गई, एक्सीडेंट हो गया, कहीं पर कोई अनफॉर्चुनेट कंडीशन हो गई, तो कितना कंपनसेशन मिलना चाहिए उसके लिए। तो कोड ऑन जो यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी 2020 है, इसका ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है और उसके लिए सजेशन मांगा गया है। तो अगर आप लोग भी चाहे तो ये जो मिनिस्ट्री में आप लोगों को बताऊंगा, यहां पर जाकर आप लोग सजेशन दे सकते हैं कि हाँ ये चीजें होनी चाहिए। तो आप लोगों का सजेशन जो है वो भी यहां पर काउंट होगा, ठीक है। इंडिया की जो रैंक है वो 10th है यहाँ पर ग्लोबल जो साइबर, जो यहाँ पर ग्लोबल जो साइबर सिक्योरिटी जो इंडेक्स है, जिसको ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स या जीसीआई बोलते हैं। तो यहाँ पर ये प्रस्तुत किया गया। आप लोगों को ये बताना है किसके द्वारा ये तैयार किया था, किसके द्वारा प्रस्तुत किया था। इसमें जो सेकंड क्वेश्चन है मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। यहाँ पर ये यूएसए जो है वो पहली पोजीशन पर है, यूके जो है वो दूसरी पोजीशन पर है। पर यूके के साथ में दूसरी पोजीशन पर एक ऐसी कंट्री जिसको मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, तो यहाँ पर ये दूसरी कंट्री इसके साथ में सेकंड पोजीशन पर है। तो ये दूसरी कंट्री कौन सी है साथ में, इनके दोनों की पोजीशन सेकंड है, ठीक है। तीसरे की पोजीशन कौन सी होगी वो मैं आप लोगों को आर्टिकल में बताऊंगा, पर यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है। इंडिया जो है हमारी कंट्री में अब तक कोई भी साइबर डिफेंस हमारी कंट्री में लो नहीं है। अगर बात करें तो आप लोगों को पता है कि जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, जिसको जीडीपीआर बोलते हैं, ये किसका है आप लोगों को ये बताना है। और इसी के साथ में यहां पर बात की जा रही है बेसिकली क्लेरिफाइंग लॉ ओवरसीज यूज ऑफ डेटा, तो इसको क्लाउड एक्ट बोला जाता है। ये किस कंट्री का है, तो ये हमारी कंट्री में ऐसा कोई एक्ट नहीं है, पर इन कंट्री में है और ये काफी फेमस है। तो कई बार ये बोला जाता है कि इंडिया को यानी कि हमारे देश को इन कंट्री से सीखकर अपने देश के अंदर भी हम लोगों को ऐसा लॉ बना लेना चाहिए। तो इसके बारे में बात की जाती है। राइट टू फूड अगर बात करें आप लोगों से, तो ये कौन से फंडामेंटल राइट का पार्ट है। अगर कोई आप लोगों से पूछे कि हर एक इंसान को इतना हक है देश के अंदर ही कम से कम उसको खाना मिल सके, तो कौन से फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में आता है, ये आप लोग को बताना है। एमएसडीसी इसकी फुल फॉर्म आप लोग को बतानी है। बेसिकली यहां पर अभी बात की जा रही है कि ये जो बनाया गया था 1997 में बनाया गया था, और अभी रिसेंटली यहां पर ये न्यूज में भी है, क्योंकि जो भी माइनर पोर्ट होते हैं, देखिए मेजर पोर्ट जो होते हैं वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में होते हैं, माइनर पोर्ट जो होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में होते हैं। तो उनको किस तरीके से डेवलप करना है ये कंसल्ट किया जाता है एमएसडीसी के साथ में। तो आप लोग को इसका नाम बताना है।
अभी गुजरात मैरीटाइम यूनिवर्सिटी के द्वारा, यानी कि गुजरात की जो मैरीटाइम यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा एमओयू साइन किया गया है, एक तरीके का एग्रीमेंट आप लोग बोल सकते हैं, जिसको मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट बोलते हैं, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं बेसिकली। तो यहां पर ये किसके साथ में बेसिकली साइन किया गया आप लोगों को ये बताना है। ये गुजरात इंटरनेशनल मैरीटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर के लिए बनाया जा रहा है। ये एक ऐसा सेंटर है जो कि यहां पर डेवलप किया जा रहा है मैरीटाइम की सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ से, कि हमारी कंट्री में अगर कोई दिक्कत आ रही है इस पर्टिकुलर एरिया से, तो उसका जो निपटारा है अपने ही देश में किया जा सके, बाहर के किसी देश में हम लोग को न जाना पड़े। तो उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो काफी डिटेल में ये टॉपिक भी डिस्कस करूंगा, कई सारी इंटरेस्टिंग बातें आप लोगों को जानने को मिलने वाली है, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दूं, यहां पर 2 वीडियो डेली आप लोगों को देखने को मिलती हैं। इनके टाइम जो है वो फिक्स है। यहां पर नैनो मैगजीन शाम को 9 बजे आप लोगों को देखने को मिलेगी, और द हिंदू वाली वीडियो सुबह 7 बजे। तो इनको आप लोग एंजॉय कर सकते हैं, इनके हिसाब से अपना टाइम टेबल भी आप लोग फिक्स कर सकते हैं, जो भी आप लोगों को सुटेबल लगता है। ये रेगुलर फिक्स टाइम पर आएंगे। अगर कोई इंटरनेट की प्रॉब्लम हो गई, कोई टेक्निकल इशू आ गया, तो ही कभी हो सकता है ये ऊपर नीचे होंगी, वरना रेगुलर आप लोगों को फिक्स इसी टाइम पर ये देखने को मिलेगी। और कोई भी वीडियो देखा करे तो अपनी कॉपी पेन लेकर आप लोग बैठा कीजिए, ताकि प्रॉपर वे में, कई सारी ऐसी बातें होती हैं कि सारी चीजें पीपीटी में नहीं बताई जाती, कई बार मैं चीजें रिपीट करता रहता हूं, कई बार रिवाइज करते रहता हूं। तो अगर आप लोगों को उस टाइम पर ये लगता है कि हाँ ये नई चीज बता दी है, तो अब तक मुझे पता ही नहीं थी, आप लोगों ने अभी नई नई वीडियो देखना स्टार्ट करी है, तो वो चीज आप लोग नोट करते रहिए, सुनते रहिए, तो वो चीज आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ठीक है। तो बाकी पीडीएफ जाकर डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम से, यहां पर सारी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाती है। और अगर लगता है कुछ पर्सनल बात आप लोगों को करनी है जो पब्लिकली शेयर नहीं कर सकते हैं, तो studyloverveer@gmail.com पर आप लोग यहां पर सेंड कीजिएगा। थोड़ा टाइम लग सकता है पर, लेकिन हाँ आप लोगों को कुछ टाइम बाद इसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। और अगर लगता है कि एक वीक के अंदर रिप्लाई नहीं किया, तो फिर से इसको रीसेंड कर देना, ठीक है। क्योंकि देखिए सारी चीजें अकेले को ही करनी पड़ती है, तो इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट है। पहले शॉर्ट न्यूज देखेंगे, फिर डिटेल में हम लोग न्यूज देखेंगे, और इस तरीके से हमारा ये लेक्चर चलने वाला है। कई सारे टॉपिक होंगे डिटेल में, जो कि एक जगह एक वीडियो में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो आइए आगे चलते हैं। सबसे पहले शॉर्ट न्यूज में बात की जा रही है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के बारे में। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में आता है। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल, जो बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन और लिटरेसी, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में आता है। एक क्वेश्चन तो अभी यही बनेगा इंटरेस्टिंग, कि अभी नए मिनिस्टर कौन बने इसके, ठीक है, ये बताइए, या फिर पुराने वाले हैं या फिर चेंज किया गया, बताइए। चलिए देखता हूं कौन आंसर देता है। इसी के साथ में बात करें तो यहां पर ये बोला गया कि आज की डेट में जो घर पे बच्चे जो है वो पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनकी हेल्प की जाएगी। बेसिकली उनके पेरेंट्स जो हैं उनको तैयार किया जाएगा कि किस तरीके से बच्चों की वो हेल्प कर सकते हैं। तो एम इसका यही है कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना, कि क्यों, क्या और कैसे यहां पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इंगेज कर सकते हैं जो यहां पर पेरेंट्स हैं यहां पर बच्चों के साथ में। ऐसा नहीं कि उनकी कोई स्कूल के साथ में कोई कनेक्शन होना चाहिए, या फिर उनकी कोई लिटरेसी लेवल होना चाहिए, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो जब भी जो स्कूल बंद है यहां पर, तो ऐसा नहीं है कि उनका कोई लिटरेसी लेवल नहीं है। मान लीजिए कई सारे जो माँ बाप होते हैं, मान लीजिए उनका एजुकेशन लेवल अच्छा नहीं है, ठीक है। खासकर अगर आप लोगों ने देखा होगा, अगर बात करें जो फीमेल कैटेगरी है सोसाइटी में, तो फादर तो फिर भी कई बार आप लोगों ने देखा होगा पढ़े लिखे हैं, बाहर जॉब कर रहे हैं, सही चीजें, पर मदर जो होते हैं उनका अप टू द मार्क आप लोगों को एजुकेशन देखने को नहीं मिलता है। दूसरी क्या बात करूं मैं आप लोगों को अपनी मदर के बारे में बात करूं, देखिए हो सकता है कि कईयों को आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जैसे पुराने टाइम की अगर थोड़ी बात करें, तो एजुकेशन पर महिलाओं के ज्यादा फोकस नहीं दिया जाता था। तो जिस तरीके से जो मेरी मम्मी भी हैं, वो ज्यादा एक तरीके से एजुकेशन उनको नहीं मिल पाई, पर लेकिन कोई भी ऐसा काम नहीं है जो वो नहीं कर पाती है। तो कैपेबिलिटी इंसान के अंदर होती है, पर हाँ ये अनफॉर्चुनेट कंडीशन रहती है कि पहले टाइम पर जो लड़कियों के एजुकेशन पर ज्यादा फोकस नहीं दिया जाता था। तो इसीलिए यहां पर बोला गया कि ऐसा नहीं है कि लिटरेट होना जरूरी है, कि बिना लिटरेसी के भी अपने बच्चों को अच्छे से पाला जा सकता है। ऐसा नहीं है कि पढ़ा लिखा इंसान ही बच्चों को ज्यादा अच्छे से पालता है। बस हाँ ये है कि थोड़ी सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो ये नहीं बोला गया कि लिटरेसी होना जरूरी है, बिना लिटरेसी भी यहां पर वो बच्चों बेसिकली माँ बाप को गाइड करेंगे कि बच्चों को कैसे टैकल करना है। यहां पर ऐसा नहीं है कि माँ बाप ही काम करेंगे, यहां पर कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, यहां बाबा दादी हो सकता है, कोई नाना नानी, या फिर कोई और कम्युनिटी का मेंबर, या फिर कोई बड़े भाई बहन, तो ये भी यहां पर मिलकर पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि उस बच्चे को कैसे इंप्रूव करना है। तो काफी अच्छा ये तरीका बोल सकते हैं, खासकर उस टाइम पर जब हमारे देश में कोविड-19 के चलते सारे स्कूल जो है वो बंद पड़ गए हैं। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर सामने निकल कर आया है। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे क्या क्या बातें यहां पर की जा रही है। एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर अगर आप लोग देखेंगे, यहां पर बेसिकली अभी यहां पर अगर बात करें तो होम बेस्ड लर्निंग यहां पर आप लोगों को देखने को मिलती है, यानी कि सबको घर पर ही सारी चीजें प्रोवाइड कराई जा रही है। तो इसी तरीके से सिंपल टिप्स रहेंगे पेरेंट्स के लिए, दूसरे जो भी यहां पर लोग रहेंगे, ठीक है, ताकि होम बेस्ड लर्निंग में ही वो अपना रोल प्ले कर सकें। और यही सारी चीजें यहां पर अभी जो की जा रही है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से की जा रही है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का नाम आ गया। तो एक बच्चे के द्वारा मुझे कुछ दिनों पहले मेल किया गया था कि सर जब भी टाइम मिलेगा एक बार 5, 3,
5-3-4, तो ये 5-3-3-4 जो सिस्टम है हमारी कंट्री में एजुकेशन का, इसके बारे में सर एक बार बता देना। तो ये कई सारे बच्चों का कंफ्यूजन था, ये यहां पर इसको मैं एक बार आप लोगों को बता देता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाए। देखिए हमारी कंट्री में भी रिसेंटली एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेकर आएगी, तो वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो तीसरे नंबर की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी जो हमारी कंट्री में लाएगी। तो नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से चीजों को चेंज किया गया कि बेसिकली किस तरीके से एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। फिलहाल कैसा है हमारा एजुकेशन सिस्टम, ऐसा है कि 6 से लेके 16 साल तक का तो आप लोग को ये वाली एजुकेशन देखने को मिलेगी, भी दिखाऊंगा कौन से वाली, फिर 2 साल आप लोगों को दूसरी एजुकेशन, यानी कि ये बोला जाता है कि 6 से लेके, ठीक है, 16 साल तक तो आप लोग की 10वीं कंप्लीट हो जाएगी, फिर 10 से लेके 16 से लेके 18 साल तक आप लोग की 11वीं और 12वीं हो जाएगी। तो टोटल मिलाकर ये एजुकेशन सिस्टम प्रेजेंट टाइम पे हमारे देश में फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो ये माना जाता है कि 18 साल का जब बच्चा होगा तो वो अपनी जो है 12th जो है वो कंप्लीट कर चुका होगा। अगर पुराने एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से बात करें तो ये पैटर्न फॉलो करने की हमारी कंट्री में कोशिश की जाती है। तो पुराना एजुकेशन सिस्टम है, पर लेकिन अभी हमारी कंट्री में नया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ गया, तो उसमें क्या कोशिश की जा रही है, उसमें ये कोशिश की जा रही है कि नीचे एक फाउंडेशन लेवल तैयार करेंगे। तो फाउंडेशन जो लेवल तैयार किया जाएगा ये रहेगा बेसिकली 3 से लेके 8वीं क्लास तक का बेसिक, वो 3 से लेके 8वीं तो 3 एज से लेके यानी 3 साल से लेके 8 साल तक का, तो 5 साल के लिए फाउंडेशन तैयार किया जाएगा बच्चे का। तो यानी कि कहने का मतलब यहां पर ये जो फाउंडेशन यहां पर नहीं मिलता था वो फाउंडेशन अभी यहां पर देखने को मिलेगा। पहले यहां पर 6 से जो है एज स्टार्ट की गई है, अब यहां पर एज जो है वो 3 से स्टार्ट कर दी है। तो कहने का मतलब यहां पर ये अब बच्चे को और अच्छे लेवल पर स्टार्टिंग से ही उसको एजुकेशन के अंदर डाला जाएगा, 3 साल एक्स्ट्रा उसको पढ़ाई के देखने को मिलेंगे। तो यहां पर इसलिए यहां पर इसको बेसिकली जो 5 तो ये बोला गया कि 3 से लेके 8 साल तक का उसका फाउंडेशन रहेगा, तो 5 तो ये बोला गया। फिर दूसरी जो स्टेज आ गई यहां पर, ये जिसको बोला गया यहां पर एक तरीके से प्रिपेरेटरी, यानी कि एक तरीके से प्रिपेयर करना। तो ये वाली जो एज है यहां पर किस किस बेस पर बच्चे का क्या इंटरेक्शन है, क्लास में लर्निंग कैसे कर रहा है वो, तो ये वाली एज रहेगी, ये बेसिकली रहेगी 8 से लेके 11 साल की एज। तो यहां पर ये एक तरीके से ये वाली एज रहेगी, तो इसके लिए 3 यूज किया गया है, ठीक है। तीसरा हो गया मिडिल एज। मिडिल एज में यहां पर एक्सपेरिमेंटल लर्निंग रहेगी, मैथमेटिक्स, आर्ट, साइंस, ये सारी चीजें देखने को मिलेगी, ह्यूमैनिटी वाले सब्जेक्ट। तो ये जो लर्निंग वाला पीरियड रहेगा ये रहेगा 11 से लेके 14 तक का, ठीक है। तो 3 साल इसके हो गए यहां पर। बाकी का जो ये नेक्स्ट वाली है जिसको यहां पर बोला गया है सेकेंडरी स्टेज, तो इसमें यहां पर जो यंग जो बच्चा होगा बेसिकली जिसकी एज होगी 14 से लेके 18 तक का, उसके लिए यहां पर काउंट किया गया, यहां पर 4 साल दिए गए, तो ये हो गया 4। तो पहले जो सिस्टम था यहां पर ये 10 और 2 का, उसको 5, 3, 3, 4 में डिवाइड कर दिया गया लर्निंग के बेस पर, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि अब आप लोगों के माइंड में इसको लेकर कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। तो ये बेसिकली ये वाला सिस्टम ये अभी कर दिया गया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, जो रिसेंटली अभी इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारी कंट्री में जो ये लाई गई है तीसरे नंबर की है, इससे पहले 1968 में आई थी, फिर 86 में आई थी, अभी रिसेंटली जो है वो 2020 में आई तीसरे नंबर की। अगर एजुकेशन के बारे में बात करें तो हमारी कंट्री में एजुकेशन जो है संविधान के अंदर जाएंगे तो 3 लिस्ट होती हैं, एक को बोलते हैं सेंट्रल लिस्ट, दूसरे को बोलते हैं स्टेट लिस्ट और तीसरे को बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। तो एजुकेशन जो आप लोगों को देखने को मिलेगा वो कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। क्या स्टार्टिंग से ही कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है? अगर आप लोगों से कोई पूछ ले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पता नहीं मुझे क्यों लगता है यहां से आप लोगों को क्वेश्चन बन सकता है। तो ये जो बेसिकली हमारी कंट्री में संविधान में संशोधन किया गया था 46, ठीक है, तो सॉरी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था, ये बेसिकली हमारे संविधान के अंदर में, ठीक है। तो 42nd जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया यहां पर, तो उस टाइम पर यहां पर ये 1976 में किया गया था, ठीक है, यानी कि जब इमरजेंसी थी, तो उस टाइम पर ये यहां पर 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया। तो उस टाइम पर इसको स्टेट लिस्ट में से हटा के कॉन्करेंट लिस्ट में ला दिया एजुकेशन को, वरना एजुकेशन जो थी पहले स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट हुआ करती थी, ठीक है। तो अब सेंट्रल स्टेट जो है वो दोनों मिलकर इसके ऊपर लॉ बना सकते हैं, तो इसकी वजह से यहां पर ये न्यूज में कई बार रहता है, ठीक है। तो अब समझ में आ गया कि 5, 3, 3, 4 क्या है। अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन होगा तो बताइएगा। बाकी इसके ऊपर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के नाम से मैंने एक पूरी वीडियो बना रखी है, उसमें जाकर देखिएगा, और भी काफी कुछ मैंने उसमें डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि हमारी कंट्री में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है। तो पूरा डिटेल में आप लोगों को और समझ में आ जाएगी, ठीक है, अगर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लेनी है तो। एक इंपॉर्टेंट न्यूज यहां पर बोल सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और इसी के साथ में एम्पावरमेंट के द्वारा अभी रिसेंटली एक ड्राफ्ट रूल के बारे में बात की जा रही है। ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, बेसिकली अभी उसको फाइनल नहीं किया गया है, तो इसको बोलते हैं कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। तो यहां पर इसके बारे में अगर बात करें तो यहां पर एक सजेशन मांगा गया है कि किस तरीके से हम लोग को चीजों को लेकर चलना चाहिए। अगर किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई सीरियस बॉडली इंजरी हो जाती है, कोई ऑक्यूपेशनल कोई डिजीज हो जाती है जहां पर वो काम करता है, ऐसे नहीं तो कई बार कोयले की खान में काम करते हैं उनको अलग से कोई बीमारी हो जाती है,
तो इसके चलते हमारी कंट्री में कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 लाए गए हैं। तो इसके बारे में बात की जा रही है, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 जो है उनके बारे में बात की जा रही है। तो उनको अमेंड करके यहां पर अभी रिसेंटली हमारी कंट्री में किस तरीके की चीजों को इंप्लीमेंट किया जा सकता है ताकि सोसाइटी में सोशल सिक्योरिटी बेसिकली जो यहां पर इंप्लॉय हैं उनकी बनी रहे, जो यहां पर इंप्लॉयर है वो प्रोवाइड कराएगा। यानी कि मान लीजिए आप लोग किसी ए पर्सन के पास में जॉब करते हैं तो ए पर्सन जो है वो आप लोग को वो सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएगा अगर एक फुल टाइम इंप्लॉय आप लोग वहां पर है, फुल टाइम आप लोग काम कर रहे हैं। तो चैप्टर जो यहां पर 7 है इंप्लॉई कंपनसेशन का, सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 का, तो उसके तहत यहां पर चीजों को चेंज करने की बात की जा रही है। देखिए ऐसी क्या बातें क्यों की जा रही है यहां पर, कई बार क्या होता है कि कोई कहीं पर जॉब करता है, ठीक है, और मान लीजिए उसने उस पर्टिकुलर पर्सन को भेजा कहीं पर काम करने के लिए और उस पर्सन की मान लीजिए कोई आप लोगों ने देखा कि कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है इलेक्ट्रिसिटी की कंपनी में काम करता है। अब वो उनका कोई प्रोडक्ट खराब हो गया तो उन्होंने बेला बेसिकली ट्यूबलाइट यानी कि ट्यूबलाइट ठीक करके आना। अब करंट लगा उस इंसान को झटका लगा, हॉस्पिटल में पहुंच गया। अब उसकी खर्चा कौन देगा, वो पर्टिकुलर पर्सन थोड़ी ना देगा, जिस कंपनी की साइड से काम कर रहा है वो कंपनी उसका खर्चा देगी क्योंकि उसकी बेचारी की इतनी सैलरी नहीं होगी। टोटल मिलाकर 8-10 हजार रुपए पूरे दिन में उसको मिल रहे होंगे काम करने के, एक महीने के उसको, ठीक है। तो इससे वो अगर खर्चा करेगा तो घर गृहस्थी कैसे चलेगी। तो जिसके अंडर काम कर रहा है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इन सब चीजों के ऊपर ध्यान देना। तो उसी के चलते मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और इंप्लॉयमेंट के द्वारा ये रूल को चेंज करने की बात की जा रही है। सोशल सिक्योरिटी में अगर कुछ लिखने के लिए आ जाए तो वहां पर भी आप लोग इसको भी मेंशन कर सकते हैं, एक अच्छा पॉइंट आप लोग का बन जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज यहां पर बोल सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज है यहां पर पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज का। तो इनके द्वारा अभी 18th मीटिंग यहां पर देखने को मिली जो कि मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल की थी। मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल जो है यहां पर ये एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ऑर्गेनाइज कराएगी मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा। तो जो मैरीटाइम जो स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल है इसके बारे में अगर बात करें तो एम इसका ये रहता है किस तरीके से इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट करना है हमारी कंट्री में मेजर पोर्ट और नॉन मेजर पोर्ट। देखिए हमारी कंट्री में कई तरीके के पोर्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अच्छा ये बताइए अगर पूछे आप लोगों से कोई आज के दिन में हमारी कंट्री में मेजर पोर्ट कितने हैं जिनको बड़े बंदरगाह आप लोग बोल सकते हैं, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड वाटरवेज जिसको आप लोग बोलते हैं। बाकी का जो दूसरे हैं जिनको मिनी पोर्ट आप लोग बोलते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, ठीक है। तो जो मेजर पोर्ट होते हैं उसमें कोस्ट गार्ड देखने को मिलेगी और यहां पर जो माइनर पोर्ट होते हैं उसमें स्टेट पुलिस नॉर्मली आप लोग काम करती हुई नजर आती है। तो ये यहां पर बेसिकली कुछ भी काम इनके अंदर करना है तो मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल यहां पर मिलकर काम करती है ताकि मिलकर डेवलपमेंट किया जा सके। ये कब स्टैब्लिश की गई थी, तो 1997 में इसको स्टैब्लिश किया गया था कंसल्ट करके स्टेट गवर्नमेंट के साथ में, खासकर जहां जहां पर भी माइनर पोर्ट है उसके लिए यहां पर इसको इंप्लीमेंट करने की बात की जाती है। अब सबके साथ में तो कंसल्ट करेंगे नहीं, सबके साथ में क्यों नहीं करेंगे, कुछ ही के साथ में क्यों करेंगे, क्योंकि हमारी कंट्री में टोटल मिलाकर 28 राज्य हैं आज की डेट में। अब ये 28 राज्य जो हैं उसमें से टोटल मिलाकर 9 राज्य ऐसे हैं जो बॉर्डर टच करते हैं, जैसे कि वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, ये हो गया कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात। तो 9 राज्य हैं टोटल मिलाकर। तो 9 राज्य से ही कंसल्ट किया जाएगा कि क्या क्या चल रहा है, कैसे कैसे चीजों को करना है, क्योंकि पोर्ट तो यहीं पर होगा ना जो कोस्टल एरिया में है, जो कोस्टल एरिया में नहीं है वहां पर कैसे पोर्ट होगा। तो इसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो कैसे कैसे चीजें की जाती हैं तो उससे रिलेटेड यहां पर ये भी एक काउंसिल की मीटिंग देखने को मिली, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोग बोल सकते हैं। और अभी यहां पर मिनिस्टर चेंज हुए हैं क्या, बताइए जरा, जो मिनिस्टर उनके नाम लिखते रहिएगा बिना पूछे ही, ठीक है। ये चाहिए मुझे सारे याद होनी चाहिए आप लोगों को। एक बच्चा कह रहा है सर अब तो ले देकर याद किए थे, अभी इतने में चेंज हो गए फिर से याद कर लो यार, याद कर रटने नहीं है, बहुत बार आप लोग के आते रहेंगे नाम, ठीक है। कुछ बार मैं भी ट्राई करूंगा, मेरे भी मतलब क्या लेक्चर के अंदर याद आ जाएगा तो मैं भी आप लोगों को बताता रहूंगा। फिलहाल अभी आप लोगों से पूछ रहा हूं क्योंकि 1-2 बार खुद से लिखोगे, खुद से समझोगे, खुद से सर्च करोगे तो फिर आप लोग भूलोगे नहीं चीजों को, ठीक है। तो ये है बेसिकली एक पर्पज। आगे चलते हैं, इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी है वो एक कॉन्स्टिट्यूट की गई थी यहाँ पर कमेटी, जो कि यहाँ पर वंदना अग्रवाल, तो वंदना अग्रवाल की अध्यक्षता में एक कमेटी देखने को मिली। तो किस तरीके से यहाँ पर चीजों को लेकर चलना है उनके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। बेसिकली शिपिंग, फाइनेंसिंग या फिर लीजिंग या आइडेंटिफाई करना कोई अपॉर्चुनिटी कि कैसे रोड मैप लेकर चलना है हम लोग को इस पर्टिकुलर मुद्दे पर आगे। देखिए आज की डेट में सबसे सस्ता जो तरीका है सामान को लाने और ले जाने का वो है शिपिंग के मीडियम से। तो उसके लिए हम लोग को इसको डेवलप करना पड़ेगा। अगर हम लोग इसको डेवलप कर पाते हैं तभी तो चीजों को अच्छे से लेकर चलेंगे। अगर इसको एरिया को हम लोग डेवलप नहीं कर पाते तो कैसे अच्छे से लेकर चलेंगे। तो उसके डेवलपमेंट की ही बातें यहां पर की जा रही है। तो याद रखिएगा यहां पर वंदना अग्रवाल की अध्यक्षता में, जो कि
इकोनॉमिक एडवाइजर थे यहाँ पर फॉर्मर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, इनकी अध्यक्षता में यहाँ पर ये कमेटी बनाई गई है। तो ये कमेटी जो है यहाँ पर बेसिकली ये अभी यहाँ पर इसमें रिप्रेजेंटेटिव होंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गुजरात मैरीटाइम बोर्ड के भी, जो कि यहाँ पर चीजों को देखेंगे। ऑब्जेक्टिव ये है कि कैसे एक फ्रेमवर्क तैयार करना है, कैसे एक इन्वायरमेंट ऐसा बनाना है ताकि हमारी कंट्री में जो है इंटरनेशनल हब बन सके शिपिंग और जो यहाँ पर जो भी लीजिंग एक्टिविटी का, ताकि आसपास वाले देश भी जो है हमारी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट होने लगे। इससे फायदा क्या होगा, अपने ही देश के अंदर अगर डेवलपमेंट करने लगेंगे तो दूसरे कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। काफी लार्ज स्केल पर शिपिंग जो इंडस्ट्री में बात करें तो साउथ कोरिया आज के दिन में एक बेस्ट कंट्री आप लोग बोल सकते हैं। अगर हमारी ही कंट्री में काम होगा तो सारे काम जो है वो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के तहत होंगे, किसी और कंट्री के ऊपर हमको डिपेंडेंसी भी नहीं रखनी पड़ेगी। तो ये है वंदना अग्रवाल, इस कमेटी का नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन पूछ जाए किससे रिलेटेड है तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, तो फिर मत बोलना क्वेश्चन कहां से आ गया, भाई साहब ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, एक और इसी से मिलती जुलती यहां पर न्यूज है, ये बात की जा रही है गुजरात मैरीटाइम यूनिवर्सिटी के बारे में। तो मैरीटाइम यानी कि जो भी यहां पर पानी से रिलेटेड बात की जा रही है, ओशियन से रिलेटेड जो भी शिपिंग इंडस्ट्री उसके बारे में बात की जा रही है। तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी के साथ में, जो कि गिफ्ट सिटी गुजरात के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। बेसिकली इसका नाम जो है गुजरात इंटरनेशनल मैरीटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर। देखिए अभी है क्या, आप लोगों ने देखा होगा हमारी कंट्री के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब हैं, उनके द्वारा भी ये बातें बेसिकली सामने रखी गई थी कि हमारी कंट्री में आर्बिट्रेशन जो है वो आज की डेट में काफी अच्छे लेवल पर देखने को मिलेगा। तो हमारी कंट्री में लोग जो है आकर इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इसके चलते हमारी कंट्री में टोटल मिलाकर आज के डेट में 35 आर्बिट्रेशन सेंटर है, पर लेकिन कोई भी कंप्लीट एक ऐसा आर्बिट्रेशन सेंटर नहीं है जो कि मैरीटाइम सेक्टर के लिए हो, यानी कि जो भी हमारा ये पर्टिकुलर सेक्टर है इसके रिलेटेड कोई भी यहां पर हमारी कंट्री में एक कंप्लीट आर्बिट्रेशन सेंटर हो। और जो शब्द मैरीटाइम यूज कर रहा हूं तो आप लोग इसको समुद्री क्षेत्र बोल सकते हैं, यानी कि जहां पर आप लोग जहाज वगैरह ये सब चीजें सामान लाना ले जाना, क्रूड तेल ला रहे हैं, कभी कुछ बेच रहे हैं, कभी कुछ खरीद रहे हैं, तो उसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो अभी यहां पर हमारी कंट्री में एक सेंटर बनाया जा रहा है। कल को अगर इस एरिया में किसी की लड़ाई हो जाती है तो हम लोगों को सिंगापुर जाना पड़ता है, ठीक है, वरना लंदन में वर्ल्ड का काफी बड़ा ये मैरीटाइम सेंटर है बेसिकली। पर लेकिन अगर हम लोग अपनी ही कंट्री में एक ऐसा कोई सेंटर डेवलप कर पाते हैं तो आसपास के देश भी हमारी कंट्री में आकर आर्बिट्रेशन के बारे में बात करेंगे। आर्बिट्रेशन क्या होता है, जब दो इंसान जो है अगर उनकी ए और बी की लड़ाई होगी तो उसको कोर्ट में न ले जाकर मैटर को इनके बीच में बिचौलिया बनकर सुलझा देना। गांधी जी भी ये बोलते थे कि कोर्ट में जाकर मैटर सुलझाने से अच्छा है बाहर ही अपने आपस में आप लोग मैटर सुलझा लो तो ज्यादा बेटर रहेगा, वरना दोनों साइड से आप लोग वकील को पैसे खिलाते रहोगे और आप लोग जो है वो कभी भी मैटर नहीं सुलझेगा, लंबे समय तक कोर्ट में पड़ा रहेगा। तो इसलिए बोला जाता है कि आपस में ही निपटा लो मैटर को तो ज्यादा बेटर है। तो आर्बिट्रेशन का मतलब होता है एक तरीके से बीच बचाव करना, इसी तरीके से। तो इसमें यहां पर जो GIMAC यानी कि गुजरात इंटरनेशनल मैरीटाइम आर्बिट्रेशन जो सेंटर है यहां पर ये बेसिकली पार्ट है मैरीटाइम क्लस्टर जो कि गुजरात मैरीटाइम बोर्ड और सेटिंग की जा रही है यहां पर गांधीनगर के अंदर में। बेसिकली ये बोला जा रहा है कि अगस्त 2021 तक यहां पर ये बनकर तैयार हो जाएगा। जैसे हमारी कंट्री में 35 अलग आर्बिट्रेशन सेंटर है तो उनमें से एक ये भी देखने को मिलेगा। तो कल को अगर कोई सोल्यूशन हम लोग को निकालना है तो किसी के पास में जाने की जरूरत नहीं है, हमारी ही कंट्री में सोल्यूशन निकलेगा और अपना तो सोल्यूशन निकालेंगे, कोई और भी चाहता है उसका सोल्यूशन निकले तो उसका भी सोल्यूशन निकालेंगे। तो ये एक तरीका यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो काफी अच्छा लगा पर्सनली मुझे ये, अगर अपने ही देश में हम लोग अपनी देश के ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हैं, बाहर के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है, तो गवर्नमेंट का एक अप्रिशिएट करने लायक ये मूव आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। ठीक है, आप लोगों की क्या राय है जरूर बताइएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट लगा मुझे पर्सनली, आप लोग अपने बारे में बता सकते हैं। ठीक है, आइए अब जो न्यूज देखेंगे यहां पर ये थोड़ी डिटेल में देखने को मिलेगी। तो सबसे पहली जो न्यूज है वो थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोगों से यहां पर बन सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। एक और छोटी सी बात यार, फिर मैं कई बार भूल जाता हूं, संडे में अब की बार जो आप लोगों की वीडियो आने वाली है वो 3 महीने का करंट अफेयर कंबाइन आएगा आप लोगों का। ठीक है, 3 महीने का करंट अफेयर कौन सा रहेगा, उसमें अप्रैल और मई और जून। ठीक है, तो 3 महीने की कंबाइन वीडियो आप लोग की आएगी, क्योंकि जनवरी फरवरी मार्च की ऑलरेडी मैं डाल चुका हूं। अब अप्रैल मई और जून की आप लोगों की ये कंबाइन वीडियो आएगी जो नेक्स्ट कमिंग संडे आप लोग आ रहा है। तो ये मैराथन वीडियो रहने वाली है, 5-6 घंटे करीब की रहेगी। तो पूरा 3 महीने का रिवीजन एक ही झटके में आप लोग का निपट जाएगा। तो इसको आप लोग अच्छे से एंजॉय कीजिएगा। ठीक है, टाइम क्या रखवाना चाहते हैं आप लोग को बता दीजिएगा, उसको उस हिसाब से हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। तो जो भी टाइम आप लोगों को सुटेबल लग रहा है वो आप लोग जरूर बताना। ठीक है, आइए अब न्यूज के अंदर चलते हैं। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स के बारे में बात की जा रही है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि आप लोगों से कि ये बताइए ये इंडेक्स जो है वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो इसको प्रस्तुत करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। ठीक है, तो अभी हमारी कंट्री की जो रैंक है वो 10 आ गई है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स के तहत। 37 प्लेस का जंप अभी हमारी कंट्री के देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यानी कि 37 यानी कि 37 प्लेस हम लोग ऊपर गए हैं। इंटरेस्टिंग चीज यहां पर यह है कि यूएस से जो है टॉप किया है
जो यहाँ पर यूके जो है वो दूसरे नंबर पर है, पर लेकिन यूके के साथ में सऊदी अरेबिया दूसरे नंबर पर है। तो ये मुझे थोड़ा सा वो लगा कि मतलब सऊदी अरेबिया जैसी कंट्री कितना ज्यादा इंप्रूव कर रही है, तो वो एक काफी क्वेश्चन एक डिफरेंट हो जाता है, क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से कि यूके के बराबर में जाके बैठ गया, ठीक है। तो इतना अच्छा डेवलपमेंट इनके द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। तो इस्टोनिया जो है वो तीसरे नंबर पर है, ठीक है, बाकी की कोई कंट्री नहीं दिख रही यहाँ पर, ठीक है, जो बड़ी बड़ी कंट्री है बेसिकली जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, ये जैसी कंट्री, ठीक है, यहाँ जापान हो गया, तो ये कंट्री दिखी नहीं रही है कहीं दूर दूर तक भी। इंडिया का जो स्कोर है वो 97.5 अभी देखने को मिल रहा है, जो कि 100 में से आया है। तो हमारी कंट्री की रैंक इस स्कोर के साथ में 10वीं बन गई, ठीक है। तो 10वीं रैंक है हमारी कंट्री की। बेसिकली इंडिया जो है वो 4th पोजीशन पर है अगर एशिया पैसिफिक वाले रीजन में आप लोग बात करेंगे, यानी कि ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर आप लोग इसको देखते हैं तो हम लोग आगे भाई साहब 10वें नंबर पे, ठीक है। पर लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे एशिया और पैसिफिक वाले रीजन में तो हम लोग आप लोग को देखने को मिलेंगे हम लोग आगे कितने नंबर पे, हम लोग आगे बेसिकली चौथे नंबर पर, ठीक है। तो ये यहां पर बोला गया है। इसके बारे में अगर कुछ और बातें मैं आप लोगों से बताऊं, हमारी कंट्री जो है वो आईटी की एक काफी सुपर पावर है, यानी कि हमारी कंट्री जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में एक काफी इंपॉर्टेंट कंट्री है। इसी के साथ में हमारी कंट्री जो है डिजिटल सोवरेनिटी के फील्ड में अगर बात करें तो डेटा हमारी कंट्री काफी अच्छी है, पर लेकिन कई जगह दिक्कत देखने को मिलती है। सेफगार्ड डेटा प्राइवेसी के बारे में, ऑनलाइन राइट्स के बारे में अभी हमारी कंट्री में आईटी रूल भी लाए गए, ठीक है। आप लोगों ने देखा 2020 के जो आईटी रूल थे, हमारे 2021 के जो आईटी रूल थे ये 26 फरवरी में लाए गए थे, 26 मई को इंप्लीमेंट करने की बात की गई, तो वो रूल भी आप लोगों को यहां पर देखने को मिले। तो उसके चलते भी हमारी कंट्री में काफी कुछ स्टेप उठाए जा रहे हैं। ओवरऑल इंप्रूवमेंट है और स्ट्रेंथ कर रहे हैं हम लोग इस पर्टिकुलर पैरामीटर पर, जिसके चलते हमारी जो रैंक है इस पर्टिकुलर एरिया में वो 10 देखने को मिली। तो अच्छी बात है कि 10 देखने को मिली, पर कई सारे चैलेंज है हमारी कंट्री में जो कि सोचने के लिए हम लोग को मजबूर करते हैं। ये चैलेंज कौन से हैं? आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि जर्नल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन ये जो एक्ट है ये किस कंट्री का है? तो ये है बेसिकली यूरोपियन यूनियन का। यूरोपियन यूनियन में 27 मेंबर हैं, तो 27 मेंबर पर ये इंप्लीमेंट होता है। पहले इसके अंदर यूके भी था तो 28 मेंबर थे, यूके बाहर निकल गया ब्रेग्जिट से, तो ब्रेग्जिट यानी कि ब्रिटेन जो है वो एग्जिट हो गया यूरोपियन यूनियन से, तो 27 मेंबर रह गए हैं। तो 27 मेंबर के रहने की वजह से अब यहां पर ये 27 मेंबर का जीडीपीआर हो गया, ठीक है, यानी कि जर्नल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। इसी के पैटर्न पर यूएसए का एक लॉ है जिसको बोलते हैं यहां पर क्लैरिफाइंग लॉज ओवरसीज यूज ऑफ डेटा, जिसको क्लाउड के नाम से जाना जाता है। तो ये एक्ट किसका है? ये यूएसए का है। तो इसी के बेस पर हमारी कंट्री में भी एफर्ट डाले गए, पर हमारी कंट्री में अब तक कोई लॉ नहीं बनाया गया। तो इसके चलते हमारी कंट्री में कई सारे चैलेंज हैं इस पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर। तो इंडिया जो है वो वनरेबल रहता है यहां पर साइबर अटैक को लेकर, कई बार आप लोगों को देखने को मिलता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट मैं मुद्दे आप लोगों को बताने वाला हूं, ये थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, इसमें क्वेश्चन बन सकता है। और सेकंड पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर, ये हमारी कंट्री में एक ड्राफ्ट लाया गया था, एक बिल बेसिकली 2018 में, वो अब तक पास नहीं किया गया, जो कि जस्टिस BN श्री कृष्णा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी। उसने बोला था कि डेटा को प्रोटेक्ट कैसे करना है हमारे देश में, तो उसके बारे में इनके द्वारा इंफॉर्मेशन दी गई थी। पर लेकिन अब तक हम लोग 2021 में पहुंच गए। डेटा प्रोटेक्शन ये लॉ है जो हमारी कंट्री में नहीं आया। आप लोग क्या लगता है आखिर क्यों नहीं आया? क्या गवर्नमेंट के पास में मेजोरिटी नहीं है? फुल मेजोरिटी है, पर लेकिन दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत आ रही है इसने जो कमेटी थी कुछ प्रतिबंध जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर भी लगा दिए कि आप लोगों को अगर किसी का डेटा यूज करना है तो आप लोगों को भी उसकी कंसेंट लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप लोग अपनी मर्जी से डेटा को यहां पर यूज कर लेंगे। तो गवर्नमेंट को ये लग रहा है कि हमारे हाथ बन जाएंगे, वरना अब तक ये बिल जो था वो 4 बार पास हो चुका होता, अब तक इसको पास ही नहीं किया गया। इंटरेस्टिंग चीज तो मुझे ये लगी जब 2014 में प्रेजेंट गवर्नमेंट चुनकर आई, उस टाइम पर मुझे काफी अच्छा लग रहा था कि मैंने अगर फुल मेजोरिटी में गवर्नमेंट आई है और हमने भी सबने मिलकर वोट दी थी यहां पर उस टाइम पर, तो मुझे एक इंटरेस्टिंग मुद्दा ये लग रहा था कम से कम ये मुद्दा पास होना चाहिए। और उसके ऊपर कई बार बात भी की थी कि अभी बात करें तो हमारी कंट्री में वुमेन को पार्लियामेंट में 33% रिजर्वेशन देने की बात की जा रही है। तो 2008 से ये मुद्दा जो है वो ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है कि ये चाहते ही नहीं है कि महिला जो है वो पार्लियामेंट में जाकर बैठे। तो मुझे लग रहा था कि यार अब तक जो थी मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट थी तो वो तो भाई साहब गठबंधन की बेस पर चल रही थी, कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा था उसको। पर लेकिन प्रेजेंट टाइम में 2014 के बाद में मेजोरिटी में गवर्नमेंट आ गई, मुझे लगा यार अब तो ये मुद्दा पास हो जाएगा। मैं बड़ा खुश था उसको लेकर, मैंने कहा कम से कम अब महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन अच्छी खासी देखने को मिलेगी देश में, बहुत सारे मुद्दों पर अच्छा काम चलेगा। पर लेकिन आज तक उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। 2021 में आ गए हैं, तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो यहां पर बेसिकली बहुत पहले क्लियर होने चाहिए थे, पर लेकिन पता नहीं इनको क्यों इग्नोर किया जाता है। अगर नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के बारे में बात करें तो हमारी कंट्री में इसमें एफर्ट डाला गया है, तो यहां पर इसके लिए हम लोगों ने कमेटी बनाई, हालांकि इंप्लीमेंट नहीं की वो एक अलग बात है। इसी के साथ में इंडियन साइबर जो क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है उसके लिए हम लोगों ने काम किया, अप्रूव किया 2018 में, जो कि काम करता है इस फील्ड में। ये काफी इंपॉर्टेंट है। जो 4th नंबर इसको बोलते हैं नेशनल कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम, जिसको CERT-IN इंडिया का जो है ये नोडल एजेंसी है अगर साइबर से रिलेटेड या इमरजेंसी रेस्पॉन्स या क्राइसिस मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई ऐसी बात आती है तो काफी इंपॉर्टेंट काम करती है। नेशनल जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर
प्रोडक्शन सेंटर के बारे में बात करें तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आप लोग याद रखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि काम नहीं किया गया, काम किए गए हैं, कई सारे लेवल पर काम किए गए, पर लेकिन जो जो मुद्दे थे उनको उस लेवल पर नहीं ले जाया गया जिस पे उनको और अच्छे से इंप्लीमेंट करना चाहिए था। तो उसके चलते कई बार क्रिटिसिज्म भी देखने को मिलता है कि यार इस मुद्दे को तो और बेटर तरीके से कर सकते थे, इस मुद्दे पर काम किया जा सकता था, पर लेकिन इस मुद्दे को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया। तो ये चीजें देखने को मिलती है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट मैं बातें बता दूं, ये कुछ इंपॉर्टेंट जो बातें मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये आप लोगों को थोड़ी सी इंटरनेशनल लेवल पर आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी। एक तो इस पर्टिकुलर मुद्दे में इंटरनेशनल लेवल पर कौन काम करता है, उसको बोलते हैं ITU, यानी कि जिसने यहां पर ये अभी जो बेसिकली इंडेक्स प्रस्तुत किया। तो ये यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज एजेंसी है जो कि यहां पर इस पर्टिकुलर एरिया के बारे में बात करती है, ठीक है। तो ये इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। तो जैसे कोई लीगल मैटर हो गया, कोई ऐसा यहां पर कैपेसिटी डेवलपमेंट इस पर्टिकुलर एरिया में, तो 5 ये बेसिकली मुद्दों पर ये बातें करते हैं। इंपॉर्टेंट बात एक याद रखिएगा, इससे रिलेटेड एक कन्वेंशन है जिसको बोलते हैं बुदापेस्ट कन्वेंशन। तो बुदापेस्ट कन्वेंशन ऑन साइबर सिक्योरिटी, ये जो कन्वेंशन था ये बेसिकली पिक्चर में आया था 2004 में। इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात है कि हमारी कंट्री जो है वो इसका सिग्नेटरी नहीं है बुदापेस्ट कन्वेंशन का। ये इसी के बारे में बात करता है कि कैसे इंटरनेट या फिर कंप्यूटर में जो कोई क्राइम होता है, कोई ऐसी चीजें निकल कर आती है, उसको कैसे टैकल करना है, उसको कैसे कोऑपरेट करना है। तो बुदापेस्ट जो है ये हंगरी के अंदर देखने को मिलेगा। तो यहां पर ये कन्वेंशन साइन किया गया था 2004 में, पर हमारी कंट्री ने इसका पार्टी नहीं बना। तो इसलिए यहां पर हमारी कंट्री में बोल सकते हैं कि अभी बहुत सारी चीजें बची पड़ी हैं जिनके ऊपर काम करना है इस पर्टिकुलर फील्ड को लेकर, ठीक है। तो बेसिक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोग बोल सकते हैं, क्वेश्चन अगर बन जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट न्यूज लगी पर्सनली मुझे, इसके बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन भी आप लोगों से बन सकता है, वन नेशन वन राशन कार्ड के बारे में। सुना तो आप लोगों ने होगा ही वन नेशन वन राशन कार्ड का, पर लेकिन ये न्यूज थोड़ी डिफरेंट है। इसके बारे में आप लोग कुछ डिफरेंट न्यूज जानने को मिलेगी। वन नेशन वन राशन कार्ड जो सिस्टम है हमारी कंट्री में अगर बात करें तो इसका मतलब ये था कि हमारी कंट्री में पूरे देश के अंदर एक ही राशन कार्ड चलना चाहिए। एक बार बन गया तो बन गया। अब वो इंसान जो है, पता चला आज जो है वो बिहार में है, कल को वो पहुंच गया मध्य प्रदेश में, ठीक है, परसों को वो पहुंच गया तमिलनाडु में, तो कहीं पर भी वो चला जाए उस इंसान को बेसिकली एक ही राशन कार्ड वो है वो यूज करेगा। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत खाना पीना जो उसको मिलेगा वो इसी पर्टिकुलर राशन कार्ड से मिलेगा। ऐसा नहीं कि बिहार में मिल रहा था अब तमिलनाडु में नहीं मिलेगा। तो उसको इंप्लीमेंट करने की बात कई बार यहां पर की जा चुकी है। तो 2019 में ये स्कीम लॉन्च की गई थी ताकि इसको हम लोग इंप्लीमेंट कर सकें। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट मुद्दा हो गया। फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो 3 किलोग्राम यो बेसिकली राइस और जो 3 रुपए किलोग्राम के हिसाब से राइस और जो गेहूं होता है 2 रुपए किलोग्राम के हिसाब से और मोटा अनाज 1 रुपए किलोग्राम के हिसाब से दिया जाता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत, जिसको पीडीएस आप लोग बोलते हैं, ठीक है। अभी हमारी कंट्री में न्यूज में क्या आ गया, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है सारी स्टेट और यूनियन टेरिटरी को कि इंप्लीमेंट करो वन नेशन वन राशन कार्ड। ये 31 जुलाई आज हम लोग जो ये न्यूज डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि लगभग जो बचे हुए जो दिन है 20-22 दिन के अंदर इसको इंप्लीमेंट करने की बात यहां पर बोली गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। रीजन क्या इंपॉर्टेंट है ये थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अगर बात करें यहां पर हमारी कंट्री में संविधान में पार्ट 3 के अंदर जब आप लोग जाएंगे तो उसमें फंडामेंटल राइट रखे हुए हैं। तो यहां पर जो आप लोग ये फंडामेंटल राइट है, ये फंडामेंटल राइट जो है इसमें 12 से आर्टिकल 35 तक आप लोग को देखने को मिलेंगे। इसके अंदर आर्टिकल 21 जो 21 आप लोग बोलते हैं वो 21 बात करता है राइट टू लाइफ के बारे में। तो राइट टू लाइफ मतलब एक इंसान को हक है जिंदा रहने का, एक इंसान की लाइफ है। अब उस राइट टू लाइफ में एक अच्छा इन्वायरमेंट भी देश के अंदर होना चाहिए। पोल्यूशन अगर कोई मैटर आ गया तो राइट टू लाइफ के अंदर आ जाएगा, तो आर्टिकल 21 के अंदर आ जाएगा। इसीलिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है एनजीटी जो बोलते हैं वो आर्टिकल 21 के अंदर आता है। इसी के बेस पर अगर किसी पर्टिकुलर इंसान को खाना नहीं मिल रहा है तो राइट टू फूड के अंदर आ गया। तो राइट टू फूड का मतलब है राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। इंसान को खाना तक नहीं मिल रहा है तो जिंदा कैसे रहेगा, तो वो भी राइट टू लाइफ के अंदर ही आ जाता है। तो ये सारा एक्सटेंशन जो है वो आर्टिकल 21 का है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 38 के करीब करोड़ वर्कर जो है वो इंगेज है आज के दिन में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। यानी कि ये एक तरीके का ऐसा एरिया होता है जहां पर ना तो इंसान को छुट्टी मिलती है, ना इंसान को कोई परमानेंट सैलरी मिलती है, ना ही इंसान को कोई मेडिकल फैसिलिटी मिलती है। तो ये सारी दिक्कतें यहां पर देखने को मिलती है। तो नेशनल स्टैटिस्टिक्स जो ऑफिस है यहां पर उसके तहत डेटा के बारे में बात करें तो उसके द्वारा ये डेटा प्रस्तुत किया गया है। अब तक यहां पर कोई भी ऐसा परमानेंट सोर्स नहीं है जो कि यहां पर इनके साथ में इंगेज हो सके और कोई स्मॉल टाइम के लिए कोई अगर बात करें, ठीक है, इंगेज कर कोई ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा सके। लेबर मिनिस्ट्री को डेटा तैयार करने के लिए बोला था। यहां पर बेसिकली नेशनल डेटा फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, इसके लिए पोर्टल बनाने की बात की गई थी और इसको 45 से लेकर यहां 45 यहां पर बेसिकली 45.39 यानी कि 45 45.39
के करीब करोड़ रुपए भी दिए गए कि आप लोगों को माइग्रेंट वर्कर को आइडेंटिफाई करना है। 2018 की बात है ये, अब तक यहां पर इसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया। कोर्ट ने यहां पर इस मिनिस्ट्री को भी फटकार लगाई कि क्या कर रहे हो यार, बोला तो आप लोगों को 2018 में गया था कि देखो यहां पर इस पर्टिकुलर एरिया में क्या काम करना है, आप लोगों ने अब तक नहीं स्टेब्लिश किया, आखिर कर क्या रहे हो और करना क्या चाह रहे हो ये तो बता दो एक बार। तो यहां पर इनको भी फटकार लगाएगी। इसी के साथ में डायरेक्ट किया गया स्टेट और यूनियन टेरिटरी को कि रजिस्टर करो कम से कम जो भी लाइसेंस है, कॉन्ट्रैक्टर है, जो कि यहां पर इंटर स्टेट माइग्रेंट जो वर्कमैन है, रेगुलेशन इंप्लॉयमेंट और कंडीशन जो सेफ्टी एक्ट है 1979 के हिसाब से। कई बार क्या होता है, एक राज्य से लोगों को बहला फुसलाकर दूसरे राज्य में लाया जाता है, जिस काम के लिए लाया गया वो काम तो करवाने, उनसे कुछ और काम करवा रहे हैं। तो ऐसे कई सारे मुद्दे आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो कौन देखेगा इसको, कौन इसके बारे में बात करेगा, कौन इसको ढंग से टैकल करेगा, तो वो भी बातें पता होनी चाहिए। तो कई बार वर्कर को यहां पर टैकल किया जाता है। तो इसी के चलते जो अथॉरिटी है यहां पर उसको डिटेल इसके बारे में बेसिकली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करानी है। इसी के साथ में सेक्शन जो 9 है यहाँ पर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का, उसके तहत बात करें तो आप लोगों को रीडिटरमाइन करना पड़ेगा जो भी इस तरीके से कोई पर्टिकुलर पर्सन है जो कि रूरल हो या फिर अर्बन हो, किस तरीके से उसको फायदा पहुंचाना है। गांव वाले एरिया में फिर भी आज के दिन में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है वो अच्छे से इंप्लीमेंट किया था, गले की दुकान पर अपना राशन लेकर आ जाते हैं। शहरों में एक दिक्कत जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है प्रेजेंट टाइम पर, ठीक है। और अगर आप लोग बात करिएगा तो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर बन जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर। जब आप लोग जाएंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है टोटल मिलाकर 17 गोल है, ये पूरी दुनिया में इंप्लीमेंट होते हैं और ये कोशिश करते हैं कि भुखमरी मिटा दी जाए, गरीबी मिटा दी जाए, अच्छी हेल्थ होनी चाहिए, अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए। तो यहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो दूसरा है, यहां पर जो ग्लोबल हंगर के बारे में बात करता है, तो यहां पर ये कैसे खत्म होगा, 2030 तक का कैसे हम लोग निपटा पाएंगे, तो इसके बारे में बात करनी पड़ेगी। इंडिया की जो रैंक थी यहां पर, अगर रिसेंटली बात करें तो 107 कंट्री में से हमारी रैंक जो थी वो 94 थी, यानी कि लगभग नीचे से टॉप कर दिया हम लोगों ने। तो कैसे काम चलेगा यहां पर, इस तरीके से हम लोग को चीजों को सुधारना पड़ेगा। आप लोग ये बनाना है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो देखता हूं कौन कौन बताते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को देना है, ठीक है। तो इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी, तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को इसके बारे में नहीं होना चाहिए। आइए अब नेक्स्ट न्यूज की ओर चलते हैं। मुझे लगता है कि पूरा डिटेल में आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिल गई। कोई कंफ्यूजन होगा तो देखिए कमेंट बॉक्स ओपन है, तो आप लोग बता सकते हैं अगर कोई भी कंफ्यूजन होता है तो, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ये स्टेट के बारे में न्यूज है। ये जो न्यूज है अब थोड़ा डिटेल में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। एक ओवरव्यू मैंने आप लोगों को पहले भी इसका दिया था। अभी तमिलनाडु के द्वारा क्या किया गया, उनके द्वारा बोला गया कि वो भी जो भी यहाँ पर जो ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट होंगे उनमें कम्युनिकेशन होगा अगर किसी के साथ में भी, तो कहीं पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट शब्द यूज नहीं किया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट शब्द यूज नहीं करेंगे, वो यूनियन गवर्नमेंट शब्द यूज करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों नहीं करेंगे और यूनियन गवर्नमेंट क्यों करेंगे, आखिर ऐसी क्या मिर्ची लग गई यहाँ पर तमिलनाडु को। मिर्ची ये लगे कि हमारी कंट्री में 28 स्टेट है यहाँ पर और 8 यूनियन टेरिटरी है। इसी के साथ में यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट आप लोग होगी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको हम लोग बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट बोले, इसका मतलब हो गया कि ये सेंटर में है और बाकी के हैं प्यादे हो गए साइड साइड में, ठीक है। तो ऐसा लगने लगता है कि हमारी कंट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे सबऑर्डिनेट हो गए यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट, जबकि संविधान में ऐसा नहीं है। संविधान क्या बोलता है कि हमारी कंट्री में जो कंट्री है वो एक यूनियन है हमारी कंट्री में स्टेट का, तो यहां पर वो उसका कोई पार्ट नहीं है, नीचे वो काम करेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारा आर्टिकल फर्स्ट अगर आप लोग जाएंगे संविधान के अंदर, वो खुद बोलता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि एक स्टेट की यूनियन होना चाहिए, यानी कि सारे राज्य साथ मिलकर आए, उसी की वजह से हमारा यूनियन बना है। ऐसा नहीं कि यूनियन जो है पहले से बना होता और राज्य उसके नीचे काम करने बैठे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हमारी कंट्री में अगर बात करें तो यूनियन ऑफ टेरिटरी, यूनियन ऑफ स्टेट, इस तरीके के शब्द यूज किए गए संविधान में जगह जगह। भीमराव अंबेडकर साहब के द्वारा बोला गया था कि यूनियन वर्ड जो है वो यूनाइट करने का काम करता है, और एक फेडरल सिस्टम यानी कि संघवाद के ढांचे के अंदर जो यूनियन वर्ड है वो काफी इंपॉर्टेंट है। सेंटर का तो मतलब ये हो गया कि आप लोग सेंट्रलाइज अथॉरिटी हो गई, बाकी तो आप लोग नीचे आ गए सारे। तो सेंटर शब्द जो है वो संविधान में कहीं यूज ही नहीं किया गया, हर जगह वर्ड यूनियन यूज किया गया। सेंटर वर्ड तो कॉलोनियल टाइम से निकल कर आया यहाँ पर कि हाँ ब्यूरोक्रेसी जो है वो सेंट्रलाइज कर दो, अपने पास में पावर रखो, किसी को पावर मत दो, सेंट्रल लेजिस्लेचर बना दिया, वो सारी बातें बोल दी। मीडिया भी आज के दिन में सेंटर यूज करती है, ठीक है। तो ये एक तरीके से जो फेडरलिज्म का ढांचा है, संघवाद का ढांचा है, उसके साथ में कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है ये मुद्दा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर फेडरलिज्म आप लोगों को लेकर चलना है तो उसके ऊपर फोकस देना चाहिए, तो फेडरलिज्म इंपोर्टेंट मुद्दा बन जाना चाहिए। पर लेकिन यहां पर फेडरलिज्म मुद्दा बनाना है अगर इंपोर्टेंट, तो यूनियन शब्द आप लोगों को यूज करना पड़ेगा। सेंटर शब्द का मतलब तो ये हो गया फेडरलिज्म कुछ ही नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट सारी सेंटर के कंट्रोल में आ गई बिल्कुल, तो वो वाला मुद्दा नहीं होना चाहिए। इवन अगर संविधान के अंदर आप लोग किताब पढ़ेंगे सुभाष कश्यप, उसने भी बोला है कि सेंटर जो है यहां पर ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो वर्ड यूज किया था
तो इसका मतलब है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सब सर्वेंट हो गई बेसिकली, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो नीचे आ गई सेंट्रल गवर्नमेंट को। जबकि संविधान बोलता है कि इक्वल पावर है, जैसे वहां प्राइम मिनिस्टर है तो यहां पर आप लोगों को चीफ मिनिस्टर देखने को मिलेंगे, वहां प्रेसिडेंट है तो यहां पर गवर्नर देखने को मिलेंगे। तो सुभाष कश्यप साहब के द्वारा भी यहां पर ये बातें बोली गई है। इसी के साथ में यहां पर बात करें तो यहां पर बोला गया कि सेंटर जो है वो इंडिकेट करता है एक तरीके से मिडिल सर्किल, ठीक है, और यूनियन जो है वो एक तरीके से इंडिकेट करता है कि पूरा सर्किल, यानी कि एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट का तो मतलब हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट है और सारे आसपास में खड़े हुए हैं, ठीक है, लाइन लगाए हुए। जो यूनियन का बात करें तो ये पूरा सर्किल है, इसी में सेंट्रल गवर्नमेंट, इसी में स्टेट गवर्नमेंट सब साथ में मिलकर काम करेंगे। तो यूनियन का मतलब है कि साथ में चलेंगे सारे, ठीक है, अगर कुएं में गिरेंगे तो सारे साथ में गिरेंगे, तो इस तरीके से बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये कि वहां पर अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया गया कि सेंटर शब्द जो है वो स्टेट को अपने नीचे नहीं लेकर आना है, स्टेट को इक्वल बनाना है यहां पर। ये तो रिलेशनशिप जो है वो इक्वलिटी की है यहां पर, ना कि सबऑर्डिनेट वाली है। तो सेंटर जो है यहां पर, जो स्टेट यहां पर बात करें कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, तो यहां पर एक रिलेशनशिप को जो दिखाना है तो वहां पर यूनियन होना चाहिए। तो अगर बात करें यूनियन एंड स्टेट जो है वो क्रिएट किए गए संविधान के द्वारा, और उनको यहां पर एक तरीके से वहीं से अपनी पावर निकाल कर लेकर आते हैं अलग अलग। सेंट्रल गवर्नमेंट पावर नहीं देती है स्टेट गवर्नमेंट को कि हाँ आप लोग हम पावर देते हैं और आप लोग एंजॉय कर लो अपनी लाइफ को, जब हमारा मन करेगा तो तुमसे पावर हम लोग छीन लेंगे। खुद संविधान बोल रहे हैं हमारी कंट्री में अगर देखें तो इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है, तो वहां पर खुद लिखा हुआ है ऑलरेडी। और सारे जो महानुभाव हैं जैसे भीमराव अंबेडकर साहब जी हो गए और भी कई सारी पर्सनैलिटी हो गई, उनके द्वारा खुद इस बात को ऑलरेडी एक्सेप्ट किया गया कि कहीं पर भी आप लोग को जो है सेंटर को यूज न करने से बचते हुए उन्होंने यूनियन को यूज किया ताकि चीजों को नॉर्मल रखा जा सके, ठीक है। तो ये बातें यहां पर बेसिकली बताई गई है। आप लोगों की क्या राय है, आप लोगों को क्या लगता है कि क्या शब्द यूज करना चाहिए, तो आप लोग बता सकते हैं यहां पर। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है एक गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में, तो इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोग बोल सकते हो, इसको बात करें PMFME, यानी कि प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग जो एंटरप्राइज है। फूड प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, यानी कि किसी पर्टिकुलर रॉ मटेरियल को आप लोगों ने उसको बेसिकली मिला जुलाकर कुछ एक अच्छा पैकेज फूड प्रोडक्ट बना दिया ताकि लंबे समय से चल सके। आम लेकर आए, आम कच्चा आम था, उसको काटा पीटा अचार बना दिया, पैकेट बंद कर उसको बेचा जा रहा है, तो ये फूड प्रोसेसिंग की कैटेगरी में आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। तो आत्मनिर्भर भारत के तहत हमारी कंट्री में अभी ये पर्टिकुलर जो स्कीम है वो 1 साल कंप्लीट कर चुकी है। तो प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग जो एंटरप्राइज है यहां पर ये इंप्लीमेंट की गई 35 स्टेट और यूनियन टेरिटरी के द्वारा मिलकर हमारी कंट्री में जो फीचर है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का, यानी कि हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई ऐसा प्रोडक्ट आना चाहिए जो फूड बेस्ड आइटम जो कि उस एरिया को प्रेजेंट करे और आगे चलकर वो वहां पर काफी अच्छे से उसको मार्केट में निकाला भी जा सके। बात की जा रही है वेस्ट टू वेल्थ के बारे में बात की गई कि वेस्ट से कैसे वेल्थ बना सकते हैं। माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात की गई कि यहाँ जो पिछड़े हुए डिस्ट्रिक्ट है उनको आगे कैसे लेके जाया जाए। कैपेबिलिटी बिल्डिंग के बारे में बात की तो कई सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है। बेसिकली अपग्रेड करने की बात की माइक्रो फूड प्रोसेसिंग जो यूनिट है, ठीक है, ताकि हमारी कंट्री में जो एक तरीके सेल्फ हेल्प ग्रुप है उससे भी यहाँ पर काम लिया जा सके। इंप्लीमेंट किया जा रहा है बेसिकली यहाँ पर ये 5 साल के लिए 2020-21 से लेके 24-25 तक का सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसके लिए 10,000 करोड़ रुपए दिए गए। इसका मतलब क्या है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड का, इसका मतलब होता है कि सेंटर और स्टेट जो है वो मिलकर काम करेंगे। सेंट्रल सेक्टर का मतलब होता है कि सेंटर अकेला पैसा देगा, स्पॉन्सर्ड का मतलब कि दोनों काम करेंगे, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर जो खर्चा होगा यहां पर अगर सेंटर और स्टेट के बारे में बात करें तो वैसे 60% सेंटर देगा, 40% स्टेट देगा। नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में, हिमालयन वाले रीजन में 90% जो है वो सेंटर देगा और 10% जो है वो राज्य से ले जाएगा, ठीक है। बाकी के जो यूटीज है वहां पर वो 60% सेंटर और 40% यहां पर जो लेजिस्लेचर है, जैसे कि दिल्ली हो गया, पुडुचेरी हो गया, अब जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा जहां पर खुद के चीफ मिनिस्टर है, तो वहां पर भी सेंटर स्टेट वाला ही फंडा फॉलो किया जाएगा। बाकी वो वाली यूनियन टेरिटरी जो कि सेंटर के अंडर में सेंटर की यूनियन टेरिटरी है जहां पर चीफ मिनिस्टर नहीं है, तो वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से काम करेगी। तो ये बेसिक मुद्दा है। नीड क्या है कि अनऑर्गेनाइज फूड प्रोसेसिंग जो सेक्टर है उसमें नियरली 25 लाख यूनिट जो कंट्रीब्यूट की जाए, 74% के करीब इंप्लीमेंट जनरेट किया जा सकता है काफी लार्ज स्केल पर इस एरिया में। तो अनऑर्गेनाइज फूड प्रोसेसिंग जो सेक्टर है उसमें हम लोग काफी कुछ काम कर सकते हैं, काफी सारे लोगों को जॉब मिल सकती है। और अच्छी बात यह रहेगी कि रॉ मटेरियल बाहर नहीं बेचेंगे, अपने ही देश के अंदर अपना ही रॉ मटेरियल लगाकर अपने ही प्रोडक्ट तैयार करेंगे और अपने ही देश के लोगों को हम लोग खिलाएंगे पिलाएंगे। तो इससे अच्छा क्या होगा, और अपने ही देश के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी है, कहीं हम लोग बाहर डिपेंडेंट हो ही नहीं रहे, तो अपने ही देश को फायदा होगा। इंडिया के अंदर यहां पर 32% के करीब कंट्री का टोटल फूड मार्केट आप लोगों को वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्री की कैटेगरी में आप लोग बोल सकते हैं। अगर बात करें यहां पर ग्रोस वैल्यू एडेड, जैसे जीडीपी होता है पूरी कंट्री की इकोनॉमी, ऐसे कुछ सेक्टर की अगर निकाले जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, तो वहां पर जीवीए बोल देते हैं इस पर्टिकुलर सेक्टर की ग्रोथ, ठीक है। तो 8.8% और 8.39% वो यहीं से निकल कर आती है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से। 13% इंडिया एक्सपोर्ट और 6% टोटल जो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट है वो यहीं से आता है निकलकर। तो ये सेक्टर जो है काफी बड़ा रोल प्ले कर सकता है हमारी कंट्री में, अगर इस सेक्टर को हम लोग ढंग से यूटिलाइज करेंगे तो। ये यहां पर ये बातें बोली गई, यानी कि
अपने ही सेक्टर को अच्छे से यूटिलाइज करो, अपने ही देश में प्रोडक्ट बनाओ, अपने ही देश में बेचो, अपने ही देश में काम करो। तो ये यहां पर बेसिकली इसका तरीका है। तो इसी स्कीम के बारे में भी यहां पर बात की जा रही है। तो कई बार ऐसी इंपॉर्टेंट स्कीम आप लोगों से डायरेक्ट एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसके बारे में। अगर थोड़ा सा भी आइडिया रहेगा तो क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो ये था इंटरेस्टिंग आज का डिस्कशन। एक बार देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया, फिर इसके बाद में आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा, उनका आंसर देना। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर देखा एक इंपॉर्टेंट कोटेशन। बाकी वीडियो का टाइमिंग जरूर याद रखिएगा, जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। शॉर्ट न्यूज में यहाँ पर पेरेंट्स की क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, और बाकी यहाँ पर जो पर्टिकुलर रूल था जिसमें आप लोगों से बात की थी 5334, ये क्या है डिटेल में आप लोगों को मैंने समझाया, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसी के साथ में मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के द्वारा एक ड्राफ्ट तैयार किया गया, वो समझा। कैसे शिपिंग सेक्टर को बढ़ा सकते हैं, इसमें और क्या डेवलपमेंट ला सकते हैं, वो सब देखा। इसी से रिलेटेड ये भी न्यूज थी यहाँ पर बेसिकली मैरीटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर से रिलेटेड। साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स के बारे में हम लोगों ने बात की, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, इंडिया की रैंक कौन है, कौन टॉपर है, क्या क्या चीजें हैं, और कौन कौन से रूल और रेगुलेशन है, इसके बारे में कुछ लिखने के लिए भी आ जाए, जो BN श्रीकृष्णा कमेटी वही सब बारे तो पता होना चाहिए। नेशनल न्यूज में वन नेशन वन राशन कार्ड के बारे में जाना डिटेल में, कैसा डेटा है, कहां पर क्या क्या चीजें हैं। आर्टिकल 21 जरूर याद रखिएगा, राइट टू लाइफ के बारे में बात की जाती है। और इसी के साथ में हमारी कंट्री में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में भी याद रखिएगा, ठीक है। स्टेट के अंदर यूनियन और सेंटर की बात की, कहां पर क्या क्या बातें हैं, क्यों यूनियन वर्ड यूज करेंगे, सेंटर वर्ड क्यों नहीं यूज करेंगे, संविधान में इसके बारे में आर्टिकल फर्स्ट क्या कहता है, तो वो बातें माइंड में क्लियर होनी चाहिए। गवर्नमेंट स्कीम के बारे में बात करें तो यहां पर हम लोगों ने PMFME यानी कि प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के बारे में बात की कि क्या क्या चीजें हैं, किस तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं, पैसा कहां से आएगा, किस चीज को दिया जाएगा, और कहां से कितना प्रॉफिट आ रहा है। तो कई सारी बातें हम लोगों ने जानी। तो ये था टोटल डिस्कशन। मैं आशा करता हूं आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। अब क्वेश्चन के आंसर दीजिए। कौन से डिपार्टमेंट के द्वारा गाइडलाइन की गई स्कूल में, यहां पर बेसिकली पेरेंट्स की हेल्प लेने की बात की जा रही है जो घर पे बच्चे पढ़ रहे हैं। इसी के साथ में कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी के बारे में बात की, तो इसके बारे में आप लोगों को बताना है कि यहां पर ये कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा देखने को मिलती है चीजें। इंडिया की रैंक क्या है, यहां पर ये बेसिकली 10th है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में, किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यूके की रैंक और जो यूएसए की रैंक आप लोगों को मैंने बताई। यहां पर जो यूके के साथ में कौन सी कंट्री है सेकंड पोजीशन पर, एक और ये बताना है, 2 कंट्री सेकंड पोजीशन पर हैं। इसी के साथ में जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन GDPR जो है वो एक कंट्री का है, एक पर्टिकुलर यूनियन का है, किसका है। और यहां पर क्लाउड एक्ट जो है वो किसी दूसरी कंट्री का है। तो ये बेसिकली डेटा प्रोटेक्शन साइबर सिक्योरिटी डिफेंस के बारे में बात करते हैं। तो ये किस किस के बताइए। राइट टू फूड जो है वो कौन सा आर्टिकल है बताइएगा। MSDC क्या है जिसके बारे में हम लोगों ने बात की। और यहाँ पर गुजरात मैरीटाइम यूनिवर्सिटी किसके साथ में यहाँ पर अभी मिलकर काम कर रही है, ताकि हमारी कंट्री में गुजरात इंटरनेशनल मैरीटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर बनाया जा सके, ताकि जो जहाज वाला जो समुद्र वाला एरिया है उसके लिए हम लोग अपनी ही कंट्री में उपचार कर सकें। तो इसके बारे में बताना है, ठीक है। आइए थोड़ा सा रिविजन भी कर लेते हैं, 1 मिनट लगेगा, कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप लोग जान लीजिए। दुवाकी जो है बेसिकली टाउन, ये वेस्ट जयंता हिल मेघालय के अंदर है। आप लोग ये बताना है कि इंटरनेशनल बॉर्डर कौन सा टच करता है ये, ठीक है। तो रिसेंटली अभी न्यूज में था क्योंकि कई सारे पेड़ वगैरह यहां पर काटे गए जिसकी वजह से वो वीडियो वायरल हो गई, तो ये एरिया न्यूज में था। इंडियन आर्मी के द्वारा टेंडर इशू किया गया, इस टेंडर को बेसिकली RFI भी बोलते हैं। तो बेसिकली हमारी कंट्री में पुराने हथियार जो हैं जो उनको बेसिकली चेंज कर अब नए एरिया पर फोकस देने की बात की जा रही है। तो फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री जो कम्बैक्ट व्हीकल है उसके बारे में बात की जा रही है। तो ये RFI की फुल फॉर्म आप लोग को बतानी है। श्री वरा लक्ष्मी नारायण, ठीक है। ये टेंपल जो है ये बेसिकली कहां पर लोकेटेड है ये बताइए। और यहां पर एक पर्टिकुलर जो भगवान है उनकी जो मूर्ति है उसमें लोयन का शेर है और इंसान की बॉडी है। तो इसके बारे में आप लोगों को बताना है कि ये किसकी यहां पर बेसिकली बॉडी है। ब्रांड ऑयल, बेसिकली ये भूसे से ऑयल निकाला जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बोला गया कि इसको आप लोग ईडेबल ऑयल की तरीके से यूज कर सकते हैं, यानी कि जो खाने का तेल है उसकी तरीके से आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो ये बेस्ट सब्स्टिट्यूट है उसका। तो किससे निकाला जाता है ये तेल, ये आप लोग को बताना है, ठीक है। हमारी कंट्री में कौन सा केस था जिसको लैंडमार्क जजमेंट बोला जाता है, यानी कि काफी इंपॉर्टेंट जजमेंट है, जिसने सेकंड जेंडर और थर्ड जेंडर से फर्स्ट और सेकंड जेंडर के अलावा एक तीसरा जेंडर क्रिएट कर दिया जिसको ट्रांसजेंडर बोला गया। तो इसके बारे में आप लोग बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि तीसरा जो ट्रांसजेंडर जो था वो कौन बना, यहां पर ये किसके द्वारा बनाया गया, कौन सा केस था, कब का केस था। यूक्रेन के साथ में एक कंट्री के द्वारा मिलकर अभी नेवल एक्साइज जिसका नाम सी ब्रीज रखा गया, ये अभी देखने को मिली ब्लैक सी के अंदर में, ठीक है। ताकि यूक्रेन के साथ में खड़े हुए हैं सारी कंट्री, ये दिखाया जा सके रसिया को, क्योंकि रसिया ने अपना कब्जा जमा लिया था यूक्रेन के क्रीमिया वाले एरिया पे। तो उसको यहां पर मजा चखाने की कोशिश इनके द्वारा की जा रही है, तो उसकी वजह से न्यूज में रहता है। ब्लैक सी जो है यहां पर ये
एक मार्जिनल सी है कौन से ओशियन का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आप लोगों से बन जाता है। न्यू जनरेशन जो न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका नाम अग्नि पी है, तो पी का मतलब यहां पर क्या है ये आप लोग बताइएगा। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कहां से इसको लॉन्च किया गया, जो कि उड़ीसा के अंदर है। तो ये आइलैंड का नाम भी आप लोगों को पता होना चाहिए, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन है जो आप लोगों से डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आइए एक एक कर देख लेते हैं। दुआकी जो टाउन है ये वेस्ट जयंता हिल, अगर आप लोगों से डायरेक्ट जयंता हिल भी पूछ ले कहां पर है, तो मेघालय के अंदर है। तो मेघालय के अंदर ये बॉर्डर टच करता है बांग्लादेश के साथ में, तो ये इसलिए काफी ज्यादा न्यूज में था। तो एक तरीके से इंटरनेशनल कंट्री के साथ में भी बॉर्डर टच कर रहा है, तो इंपॉर्टेंट बन जाता है। इंडियन आर्मी के द्वारा बेसिकली रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन ये यहां पर किया गया, जिसको टेंडर भी आप लोग बोलते हैं, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। श्री वरहा लक्ष्मी नारायण टेम्पल, जिसको बेसिकली ये आंध्र प्रदेश में आप लोगों को देखने को मिलेगा। आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, बताइए। चलिए आंध्र प्रदेश में है ना, कल ही तो पढ़ाया था, भूल गए क्या? ये सारी छोटी छोटी चीजें भी भूल जाते हो आप लोग। आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। आगे बात करें तो राइस ब्रेन ऑयल के बारे में हम लोगों ने बात की, तो चावल के भूसे से ये तेल निकाला जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बोला गया कि दूसरे जो खाने वाले तेल है उनको रिप्लेस कर इस तेल को अगर यूज कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक्ट है 2014 में, ये एक्ट आया था। इसने बोला कि ट्रांसजेंडर यानी कि किन्नर जो है उसको थर्ड जेंडर बनाना है और उनको भी फंडामेंटल राइट देना है, जो हमारे संविधान में पार्ट 3 में है, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक, वो हक इनको भी मिलने चाहिए, ठीक है। यूक्रेन जो है यूएसए के साथ में एक्सरसाइज यहां पर देख रहा है, जिसको सी ब्रीज बोला गया है। तो यहां पर अभी यूक्रेन के बारे में अगर बात करिए तो यहां पर बेसिकली रशिया को दिखाने की कोशिश कर रहा है कि यूएसए मेरे साथ में खड़ा है, ज्यादा दादागिरी मत दिखाना। इसी के साथ में ब्लैक सी जो है यहां पर ये अटलांटिक ओशन का बेसिकली मार्जिनल एरिया माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो यहां पर जो न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल देखने को मिल रही है, अग्नि पी का मतलब है प्राइम, याद रखेगा। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है यहां पर इसके द्वारा एपीजे अब्दुल कलाम सर से रिलेटेड नाम पर यहां पर ये आइलैंड है जहां से ये ऑपरेशन किया गया, ठीक है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। पीडीएफ यहां से जाकर डाउनलोड कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाकी कैसा लगा लेक्चर तो रेट जरूर कीजिएगा। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।